नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में वर्ष 2022-2023 के लिए बजट पत्र पेश किया गया। इसके साथ ही अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर यह बजट कैसा है। ऐसे में मंडल न्यूज ने शहर के ख्यातनाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व कर सलाहकारों से चर्चा करते हुए बजट की मीमांसा व विश्लेषण करने का प्रयास किया। इस समय बजट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि वित्त व लेखा जैसे विषयों पर अपनी मजबूत पकड़ व शानदार समझ रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व कर विशेषज्ञों के मुताबिक यह दीर्घकालीन परिणामों को ध्यान में रखते हुए दूरगामी सोच के साथ बनाया गया बजट है। साथ ही यह अनुमान भी पूरी तरह गलत साबित हुआ है कि 5 राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बजट लोक लुभावन हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया यह बजट कहीं से भी चुनावी बजट नहीं दिखाई दिया। इस बजट पर चुनाव का कोई असर या प्रभाव भी नहीं दिखा, ऐसा अधिकांश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व कर सलाहकारों का कहना रहा। आज जो निर्मला सीतारमण मैडम ने जो बजट पेश किया, बहुत ही अच्छा बजट है। भारत के जो डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया। सभी सेक्टरों को, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप, नाबार्ड, सभी को एक अच्छा ये दिया। सिर्फ कुछ लोगों की जो अपेक्षा थी इंडिविजुअल पर्सन के लिए कि भाई जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है बढ़ना चाहिए, एटीसी की लिमिट बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ाई गई। लेकिन जो देश की इकोनॉमी के लिए ध्यान दिया, 49 लाख करोड़ का जो आउटफ्लो का बजट है, बहुत ही अच्छा बजट मैडम ने पेश किया। आज जो बजट पेश हुआ इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी, देश में काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आसार दिख रहे हैं और एक अच्छा बजट है। वर्ष 2022 का जो बजट है काफ़ी शानदार बजट है। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये जो टोटल बजट को अगर ओवरऑल देखा जाए तो देश की उन्नति के लिए ये बजट है और इसमें अपने जीडीपी का ध्यान रखा हुआ है और जो डिफिसिट है उसको कम से कम किया गया है। इससे स्वाभाविक है कि देश को गति मिलेगी। आज जैसे बजट आउट हुआ है, बजट में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी आई है। स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बहुत चीज़ें अपडेशन वाली है जो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सेकेंडली, स्लैब में कोई चेंज नहीं है, स्लैब एज इट इज़ एग्जिस्टिंग रेट्स ही है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने। इसके हिसाब से इन्होंने प्रधानमंत्री गति योजना के अंदर इन्होंने 100 स्थान ये लोग डिसाइड करेंगे जो लॉजिस्टिक हब का काम करेंगे, जहाँ से कृषि उत्पादों को पूरे देश में अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा। दूसरा, इन्होंने एक अच्छा करदाताओं को एक सहूलियत दी है कि पिछले सालों में आपके कोई टैक्स में रिटर्न भरने को छूट गया हो तो आप उसको अपडेशन रिटर्न करके डाल सकते हैं और उसमें आप कुछ उसकी शर्तें वो हिसाब से कर सकते हैं। सरकार का जो फोकस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में सरकार का ये उद्देश्य है कि जो भी वो रूल्स रेगुलेशंस, जो भी वो नए कानून बनाते हैं तो वो सब स्थायी रहे। तो इसका सीख ये है हमें कि हमें हर बजट से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करें कि ये बजट में ये कम हो जाएगा, ये बजट में वो महंगा हो जाएगा, ये बजट में ये सस्ता हो जाएगा। बजट पे एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, उससे मार्केट में अच्छा बूम आने की चांस है। लेकिन प्रोसीजरल एस्पेक्ट से यदि इनकम टैक्स और जीएसटी की प्रोसीजरल पार्ट से यदि हम बिजनेस व्यापारियों की बात करें तो उसमें जीएसटी और इनकम टैक्स में प्रोविजन ऐसी लाई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने बनाई है ओवरऑल इन्फ्लो करेंगी पूरी इकोनॉमी में, और उससे जो फ्लोइंग है इकोनॉमी वो अच्छी होंगी। ये बजट काफ़ी अलग है। ये इंडिया को या भारत को एक फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी बनाने की कोशिश है, एक तरीके से ये बोला जाए तो। पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव जो है उसमें ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है। आज के बजट में मेजर अमेंडमेंट यही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो सरचार्ज टैक्स लगता था वो मैक्सिमम 37% पे था, उसको कम करके 15% पे किया गया है। दूसरा अमेंडमेंट ऐसा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो सरचार्ज लगता था और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगता था वो 18.5% का था, उसको कम करके 15% किया गया है। यह इस साल का जो बजट है यह इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर को चालना देने वाला, हेल्थ केयर पर विशेष रूप से ध्यान देने वाला है। जहाँ तक हम मध्यम वर्ग की बात करेंगे तो आयकर में जो अपेक्षित था कि कुछ छूट मिलेगी, वैसा कुछ भी इस बार नहीं मिला है। आज का जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रेजेंट किया है, यह अपने देश के जो वर्तमान हालत है
इसको आगे गति देने वाला बजट रहेगा, क्योंकि इसमें 39.5 लाख करोड़ का खर्च पूरे साल भर में होने वाला है, जिससे इकोनॉमी को बूस्टिंग मिलेगा। और जो अपने डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें कुछ रैशनलाइज चेंजेस किए गए हैं, लेकिन जो जीएसटी के अंतर्गत जो चेंजेस किए हैं वह बड़े कठिन चेंजेस किए हैं। इसको व्यापारी वर्ग ने समझ लेना चाहिए और इसमें से जो चेंजेस प्रैक्टिकल नहीं लग रहे उसके बारे में अपने मेमोरेंडम प्रस्तुत करना चाहिए। बजट बहुत अच्छा है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़े, मगर इंडस्ट्री और इसके लिए काफ़ी अच्छा है बजट। आज का जो बजट था, एक तो इंडिविजुअल्स के लिए कुछ ऐसा खास रेट्स वगैरह कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन एमएसएमई और स्टार्टअप वगैरह पे जो दिया है यानी एक साल बढ़ा के दिया, एक्सटेंशंस वगैरह, और काफ़ी कुछ इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया हुआ है। और आगे जैसे कि अपन 5-7 साल का सिनेरियो देखेंगे तो निश्चित ही अपनी इकोनॉमिक अच्छी परिस्थिति रहेंगी भारत का, वो ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। वहीं राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा आज पेश किए गए बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बजट में शब्दों और आंकड़ों की आतिशबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है और यह सरकार जेंडर बजट बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। साथ ही महिला वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में खुद महिलाओं के हाथ कुछ खास नहीं आया है और महिलाओं को निराशा का सामना करना पड़ा है। वहीं जिले की सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए बजट की सराहना की है और इसे सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को सही अर्थों में साकार करने वाला सर्वसमावेशक बजट बताया है। सांसद नवनीत राणा के मुताबिक देश के सभी क्षेत्रों में विकास हेतु इस बजट के तहत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं और भारी भरकम राशि का प्रावधान भी किया गया है। उधर दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एड़तकर द्वारा बजट को लेकर दी गई अपनी प्रतिक्रिया में कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में सर्वसामान्य को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। ऐसे में यह अर्थ संकल्प नहीं बल्कि अनर्थ संकल्प है। स्थानीय महानगर पालिका के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए शहर की नई प्रभाग रचना कैसी होगी, इसे लेकर विगत लंबे समय से बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था और इंतजार की घड़ियां आज समाप्त हो गई, जब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मनपा की प्रभाग रचना की प्रारूप सूची को आम जनता की जानकारी हेतु घोषित किया गया। इस सूची में प्रभागों के क्रमांक व नाम सहित प्रभागों में शामिल क्षेत्रों व कुल जनसंख्या की जानकारी का ब्यौरा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रभाग की चतुर्सीमा की जानकारी भी दी गई है। इससे सभी प्रभागों की भौगोलिक सीमा व परिसीमन किस तरह रहेंगे, इसका नक्शा पूरी तरह साफ हो गया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी कहा गया है कि इस प्रभाग रचना को लेकर आगामी 14 फरवरी तक संबंधितों द्वारा आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराए जा सकेंगे, जिन्हें मनपा के निर्वाचन विभाग द्वारा 16 फरवरी तक राज्य निर्वाचन आयोग के पास पेश किया जाएगा, जहां पर प्राधिकृत अधिकारी के जरिए सभी आपत्तियों व आक्षेपों का 16 जनवरी तक सुनवाई पूर्ण करते हुए 2 मार्च को अंतिम प्रभाग रचना की सूची जारी की जाएगी। लेकिन अभी ये जो नया परिसीमन आया है, अभी उसका हम लोग डिटेल में अभ्यास करेंगे कि कौन सा एरिया छुट्टी है, कौन सी एरिया उसमें नए तरीके में समावेश की गई है, उसके बाद ही हम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि पहले की तुलना में ये जो परिसीमन है ये एकदम अलग है, यानी कि उसमें समानता बिल्कुल भी नहीं है। प्रभागों के नाम चेंज हो गए हैं, कुछ प्रभाग के नाम नए आए हुए हैं और प्रभागों की रचना में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया है। तो अभी हम लोग इसका सफल अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि जातीय आधार पर, प्राकृतिक चिन्हों के आधार पर अगर इसमें कहीं कोई फेरफार की गई है और अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई प्रभाग अगर आता है तो निश्चित रूप से हम उस प्रभाग की रचना के बारे में ऑब्जेक्शन करेंगे। इससे पहले अमरावती महानगर पालिका की सदस्य संख्या 87 थी, जिसे बढ़ाकर अब 98 कर दिया गया है। वहीं इससे पहले 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति रहने की वजह से अमरावती महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र अंतर्गत 22 प्रभाग हुआ करते थे, किंतु इस बार 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के जरिए चुनाव होने हैं। ऐसे में मनपा क्षेत्र में 33 प्रभाग तय किए गए हैं, अतः सभी वार्डों व प्रभागों का अब नए सिरे से परिसीमन किया गया है। जिले के सलोरा गांव में धनेश्वरी इंडस्ट्रीज के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि यदि अपनी आर्थिक प्रगति की राह को और अधिक प्रशस्त करना है तो नौकरी करने की मानसिकता को छोड़कर उद्योग का रास्ता पकड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सलोरा जैसे छोटे से गाँव में प्रथमेश दीपक देशमुख द्वारा द्रोण थाली, ग्लास व पेपर बैग निर्मित का लघु उद्योग शुरू करने का निर्णय निश्चित रूप से साहसिक है। भले ही आज यह लघु उद्योग है, किंतु आने वाले समय में धनेश्वरी इंडस्ट्रीज एक बड़ा ब्रांड अवश्य बनेगा।
गत रोज स्थानीय फसल मंडी में तुअर की सरकारी खरीदी का शुभारंभ राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों किया गया। इस अवसर पर बिक्री हेतु लाई गई तुअर का पूजन करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि बाजार समिति ने अपने स्तर पर पहल करते हुए किसानों व हमालों के लिए विविध उपक्रम चलाने चाहिए और फसल मंडी के माध्यम से किसानों सहित सभी मेहनतकशों के लिए कई बेहतरीन चीजें की जा सकती हैं। इसके अलावा जिले में 19 करोड़ 68 लाख रुपए की निधि से विविध विकास कामों का भूमि पूजन व लोकार्पण करते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि जिले में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के लिए निधि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे विकास कामों को गति मिल रही है। ऐसे में मुख्य रास्तों व पुलों के कामों के साथ ही पगडंडी रास्तों के कामों को भी गति दिए जाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। आगामी 10 अप्रैल को कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति परीक्षा ली जानी है। इस बात के मद्देनजर स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने आह्वान किया है कि कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले पिछड़ा वर्गीय एवं आर्थिक रूप से दुर्बल घटक के सभी विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में शामिल होकर छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहिए। इस समय अमरावती शहर से जिले में कोविड पॉजिटिविटी रेट 25% के आसपास है, जिसके चलते फिलहाल कक्षा 1 से 12वीं की शालाओं को आगामी 4 अप्रैल तक बंद ही रखने का फैसला जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। इस बारे में जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण की अध्यक्षा व जिलाधीश पवनीत कौर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि आगामी 4 फरवरी को अमरावती शहर से जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या तथा पॉजिटिविटी रेट के बारे में समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद कक्षा 1 से 12वीं की शालाओं को खोलने के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती द्वारा सोमवार की देर रात एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया कि राज्य के जिन जिलों में कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के 90% से अधिक पहले व 70% से अधिक दूसरे डोज लगाए जा चुके हैं, वहां पर प्रतिबंध लगभग पूरी तरह से शिथिल कर दिए जाएंगे और व्यापारिक क्षेत्रों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पूरा समय खुला रहने की छूट देने के साथ साथ सार्वजनिक, धार्मिक व पर्यटन स्थलों को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इसके अलावा टॉकीज, नाट्यगृह, बाग बगीचे, सलून व स्पा सहित मंगल कार्यालयों को भी 50% उपस्थिति की क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इन सभी स्थानों पर प्रवेश हेतु हर एक व्यक्ति का टीकाकरण रहना बेहद आवश्यक रहेगा। महानगर यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल तरडेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय दीवा से ठाणे के बीच 4थी व 5वीं रेल लाइन डालने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मध्य रेल द्वारा कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय की बजाय काफी विलंब से चल रही हैं। इस काम की वजह से मुंबई से भुसावल की ओर आने और जाने वाले रेल यातायात पर काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में आगामी 4 से 6 फरवरी के दौरान मध्य रेल द्वारा मुंबई से भुसावल की ओर जाने वाली और आने वाली करीब 70 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। इसके तहत 4 व 5 फरवरी को मुंबई की ओर जाने वाली अमरावती मुंबई एक्सप्रेस तथा 5 व 6 फरवरी को मुंबई से अमरावती आने वाली मुंबई अमरावती एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। इन रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण रहने वाले यात्रियों को रेल प्रशासन द्वारा उनके टिकट की राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 204 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 2362 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1332 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1030 मरीजों का समावेश है। इसमें से 98 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1272 व ग्रामीण क्षेत्र में 992 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी है कि बीते 24 घंटे के दौरान 340 मरीज कोविड मुक्त भी हुए हैं। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 995 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 20.50% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 96.19% के स्तर पर है। इसके अलावा बीते 24 घंटे के दौरान समूचे संभाग में 1193 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 166, यवतमाल के 101, बुल्ढाना के 628 व वाशिम के 94 मरीजों का समावेश है। राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 1006 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 299, यवतमाल के 178, बुल्ढाना के 34 व वाशिम के 155 व्यक्तियों का समावेश है। वालकट कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रवार्ता में रिपाई आठवले गुट के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि आगामी 5 फरवरी को रिपाई के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई के जन्मदिवस के अवसर पर इरविन चौराहे स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पुतले के प्रांगण में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 5 फरवरी 2022 मध्ये डॉक्टर राजेंद्र गवई साहेब यांचा वाढदिवस आहे। त्या वाढदिवसानिमित्त इरविन हॉस्पिटल येथे आम्ही भव्य रक्तदानाचं शिबिर आयोजन केलेलं आहे। तरी आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना आम्ही आवाहन करतो की 5 तारखेला रक्तदान शिबिरासाठी यावं, एवढंच विनंती करतो। राजापेट परिसर स्थित महाराज रूप भजन चैरिटेबल अस्पताल में पूज्य साई नारायण भजन महाराज के जन्मोत्सव पर शनिवार को सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के प्रमुख उपस्थिति में महेश मूलचंदानी के प्रयासों से बूस्टर डोज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर के तहत अपराह्न 12 से दोपहर 4 बजे तक दिव्यांग व्यक्तियों के घरों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण भी किया गया। इस बूस्टर डोज शिविर का 100 से अधिक बुजुर्ग नागरिकों द्वारा लाभ लिया गया।
इसके साथ ही विगत 24 से 28 जनवरी तक संत राजाराम चैरिटेबल अस्पताल में आधार कार्ड शिविर का आयोजन भी किया गया। इस 4 दिवसीय शिविर में 342 नागरिकों ने अपना आधार कार्ड अपडेट करने के साथ ही नया पंजीयन भी कराया। टाइगर फोर्स ऑफ इंडिया द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर के जरिए राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने किराना दुकानों से वाइन बेचने का जो निर्णय लिया है इसे तुरंत वापस लिया जाए। संगठन द्वारा इस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया गया। आक्रामक फांसे पार्टी संगठन की ओर से जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि घुमंतु समुदाय की महिलाओं को ई ऑटो रिक्शा वितरण किया जाना चाहिए। इस ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिले के शहरी क्षेत्र की घुमंतु समाज की महिलाओं को ई रिक्शा वितरण विज्ञापन के अनुसार योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा और योजना में लापरवाही बरती जा रही है। किसानों के बकाया बिजली बिल वसूली करने के लिए महावितरण कंपनी द्वारा उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति बंद करने का अभियान शुरू किया गया है, जिसका विरोध करते हुए शेतकरी संगठन द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया गया और आज से बिजली बंद करने के अभियान को बंद करने की मांग भी की गई। राज्य सरकारी अर्ध सरकारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई कि राज्य के सभी सरकारी व अर्ध सरकारी शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। बडनेरा पुलिस थाने में थानेदार पद की जिम्मेदारी पुलिस निरीक्षक बाबाराव औचार को सौंपी गई है। वहीं यातायात विभाग के पूर्व जोन की जिम्मेदारी बडनेरा के पुलिस निरीक्षक अढ़ाऊ को सौंपते हुए उनका तबादला किया गया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के आदेश पर सोमवार को यह तबादला किया गया। कोविड संक्रमण काल के दौरान राजकमल चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वाइन बिक्री के खिलाफ आंदोलन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के करीब 20 से 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के स्वाभिमान नगर झोपड़पट्टी परिसर के वल्लभ नगर में रहने वाले सब्जी विक्रेता गोपाल ठाकरे और उसका दोस्त रविंद्र उर्फ बालू हेंडसकर बीती रात शराब पीने के लिए एक साथ बैठे थे। इस समय बातचीत के दौरान गोपाल ने रविंद्र से उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर मांगा। इस बात को लेकर दोनों दोस्तों के बीच विवाद हुआ और रविंद्र ने गोपाल पर राफ्टर से हमला करते हुए उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर डाली। इस मामले में पुलिस ने देर रात के वक्त आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। हिरासत में लिए जाने के बाद रविंद्र ने अपने दोस्त गोपाल की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। पश्चात आज रविंद्र को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 4 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। कोल्हापुरी गेट पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। धारणी से बुरहानपुर की ओर जाने वाले महामार्ग पर स्थित कलमखार गांव की देशी शराब की दुकान में चोरी करते हुए एलईडी व नगद रुपए चुराने की घटना ड्राई डे के दिन उजागर हुई और 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए हैं, जिन्होंने पीपीई किट जैसा सफेद रंग का रेनकोट व मास्क पहना हुआ था। धारणी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शहर के राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के छत्रपति नगर स्थित सरस्वती विद्यालय के पास यशवंत शाहने नामक व्यक्ति के घर से चोरों ने गहने समेत 10,000 रुपये का माल चुरा लिया। वहीं हिंगासपुरे नगर स्थित मंगेश मोहोड़ के घर से 14,000 रुपये से अधिक का माल चुराया गया है। एक ही थाना क्षेत्र में एक ही रात के दौरान 2 घरों में चोरी की घटना उजागर होने से शहर में सनसनी है। इसी तरह गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में एक ही दिन मोटरसाइकिल चोरी की 2 घटनाएं सामने आई हैं। इसके तहत माजरी मसला निवासी प्रवीण गाठोले की पीडीएमसी परिसर में कांतानगर की ओर स्थित गेट से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वहीं साईनगर परिसर निवासी नितिन चौधरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को पंचवटी चौक उड़ानपुर के नीचे से चुरा लिया गया। दोनों मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश करनी शुरू की है। दरियापुर में स्टेट बैंक के खातेदार के बैंक खाते से जमा 40,000 रुपये किसी व्यक्ति ने एटीएम के माध्यम से निकाल लिए। इस बारे में पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस थाने में स्टेट बैंक के व्यवस्थापक के जरिए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कटोरा नाका रिंग रोड पर बीती रात तेजी से जा रही कार पलट जाने के कारण गाड़गांव निवासी भोजराज युवराज माटे नामक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि मनोज बिलगवे नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मनोज की हालत इस समय चिंताजनक बताई जा रही है। प्रतवाड़ शहर के नाइक प्लॉट कांडली में रहने वाले ग्राम पंचायत सदस्य पवन उर्फ पैदल शिशुपाल परिवाले को एमपीडीए एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर 1 वर्ष के लिए जेल की सलाखों के पीछे रवाना किया गया है। पवन के खिलाफ इससे पहले हत्या, मारपीट, चोरी व अपहरण जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। बार-बार चेतावनी देने पर भी व्यवहार में कोई सुधार न आने पर पुलिस अधीक्षक को पवन के खिलाफ एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके आधार पर उसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।